हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में बात किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों ही टाइप के पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में बात किया जाए। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें मास के कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। मतलब इसका कहना है कि किसी भी सेक्शन से यदि फ्लो हो रहा है तो मास कंजर्व रहेगा। ओके, मास कंजर्व रहेगा। जितना मास इन करेगा उतना ही मास आउट होगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही अराइज हो जाएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ, और फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप याद रखेंगे कि ये मास का कंजर्वेशन है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले देखिए थ्री डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा। तो डेरिवेशन यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए, डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो भी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यही है आपका थ्री डायमेंशनल 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज आवर 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में इक्वेशन लिखा रहेगा और आपको वहां पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहीं पर देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं स्मॉल यू, स्मॉल भी एंड स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है। दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट। स्मॉल यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है, स्मॉल भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है, एंड स्मॉल w z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है। यानी कैपिटल भी ये किसका फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा u v एंड w का। क्योंकि सिंपली हम लोग v को कैसे लिख सकते हैं, देखिए टोटल वेलोसिटी वेक्टर कैपिटल V इज इक्वल टू u I कैप प्लस भी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल वेलोसिटी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर u क्या है? स्मॉल u इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। उसी तरह स्मॉल v क्या है? दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। एंड स्मॉल w क्या है? दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। ओके, चलिए, तो ये तो आपका हो गया 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहां पर यदि आपको बोल दिया जाए कि बाबू स्टेडी फ्लो है, तो यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो भी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होगा? तो दिस इज द 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। क्योंकि अगर स्टेडी फ्लो हो गया है तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। अभी पिछले सेशन में ही आपने पढ़ा था।
So this equation is 3D continuity equation for a steady flow. 3D continuity equation for a steady flow. अब यहां पर देखिए, तो स्टेडी फ्लो के लिए आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब यदि फ्लो आपका इनकॉम्प्रेसिबल हो, अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है तो वहां पर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी आपको आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब डेंसिटी बाहर निकल जाएगा तो डेंसिटी आप कॉमन निकाल लेंगे और फिर डेंसिटी यहां पर आके क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो देन दैट इक्वेशन बिकम्स del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0, is equal to 0। और ये इक्वेशन किसके लिए है? सो दिस इज द 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन, 3D continuity equation for a steady and incompressible flow. For a steady and incompressible flow. ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन से आपका ये इक्वेशन आया है जब आपने स्टेडी फ्लो एज्यूम किया, और फिर इसी इक्वेशन से आपका ये इक्वेशन आएगा जब आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। अब यहीं पर देखिए, अगर आपका 2D फ्लो होगा तो देन दिस इक्वेशन बिकम्स del u by del x plus del v by del y is equal to 0, is equal to 0। ये किसके लिए है? 2D इक्वेशन। दिस इज द 2D कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और किस टाइप के फ्लो के लिए होगा? तो स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, फॉर स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार आपको इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होगा, तो आप ये चीज याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो देखिए 2 डायमेंशनल के लिए हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन देखने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन, 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहां पर क्या होगा देखिए, 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूं, रो ए भी, रो इंटू ए इंटू बी विल बी कांस्टेंट, रो इंटू ए इंटू बी विल बी कांस्टेंट। दिस इज द 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप। यहां पर जो आप रो ए भी देख रहे हैं, दिस होल टर्म रो ए भी हैज द यूनिट ऑफ मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड। दैट मीन्स ये पूरा टर्म जो आप देख रहे हैं ये आपका मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट। देखिए इसी इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। यहां पर क्या देख रहे हैं, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये हुआ, इसका स्टेटमेंट क्या होगा माय डियर, रेट ऑफ मास फ्लो,
rate of mass flow at any section in the flow will be constant. Rate of mass flow at any section in the flow will be constant. इसका मतलब क्या है कि मास कंजर्व है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए माय डियर, ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, दिस इज योर पाइप, यहां पर मान लीजिए सेक्शन 1 है, दिस इज सेक्शन 1, और ये आपका सेक्शन 2 है, यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है। तो रो ए भी का जो वैल्यू है, जितना इस 1 सेक्शन पर होगा उतना ही 2 सेक्शन पर होगा। मतलब यहां पर जितना रो 1 A1 B1 होगा उतना ही यहां पर भी रो 2 A2 B2 होगा। दैट मीन्स रो 1 A1 B1 will be equal to रो 2 A2 B2। ठीक है, और यही है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब किसी एक सेक्शन से जितना मास फ्लो पास कर रहा है उतना ही दूसरे सेक्शन से भी मास फ्लो पास करेगा। मतलब ये हुआ कि यहां से आपका जो मास फ्लो हो रहा है उसको आप सिंपली क्या लिखेंगे, m1 डॉट लिखेंगे, और यहां से आप जो मास फ्लो देख रहे हैं उसे आप कैसे लिखेंगे, m2 डॉट लिखेंगे। यानी m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, यानी मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया ना जी, मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया सेक्शन से। ठीक है, यानी अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पर आप कोई भी सेक्शन ले लीजिए, हर एक सेक्शन पर मास फ्लो सेम होगा, हर एक सेक्शन पर मास फ्लो रेट सेम होगा। इसका मतलब क्या है ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर माय डियर फ्रेंड 2 kg पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में यदि यहां से 2 kg मास फ्लो कर रहा है और यहां पर भी, तो यहां पर भी उतना ही मास फ्लो होगा। यानी यहां पर भी एक सेकेंड में 2 kg मास ही फ्लो करेगा। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट सेम होना चाहिए माय डियर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यही है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो आपका 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा होगा, तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए केस 1 फॉर लिक्विड। मान लीजिए कि आपका पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। तो माय डियर फ्रेंड, लिक्विड आपका इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। लिक्विड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। मतलब लिक्विड के लिए डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लिक्विड के लिए डेंसिटी वैरी नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए चूंकि फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कहीं पर भी अगर फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितना यहां पर मास फ्लो रेट होगा रो 1 A1 B1, उतना ही मास फ्लो रेट यहां पर भी होना चाहिए। यानी फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन रो 1 A1 B1 will be equal to रो 2 A2 B2।
लेकिन डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। चूंकि लिक्विड है तो दोनों सेक्शन में डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें? यहां से हमें मिल रहा है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि A इंटू V विल बी कांस्टेंट। यानी लिक्विड के केस में आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। लिक्विड के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन के जगह पर आप क्या यूज करेंगे? A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर देखिए, अगर इसका यूनिट आप चेक करेंगे, इसका यूनिट तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट यानी अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम यहां से फ्लो करेगा उतना ही वॉल्यूम एक सेकेंड में यहां से फ्लो करेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां से V1 डॉट जितना होगा उतना ही यहां पर भी V2 डॉट होगा। ओके, तो लिक्विड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आप A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। इस A इंटू V का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स ये आपको क्या मिल रहा है? ये आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मिल रहा है। वॉल्यूम फ्लो रेट यानी यहां पर आप स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? यहां पर आप स्टेटमेंट बोलेंगे कि फ्लो में किसी भी सेक्शन पर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तब। अब देखिए, इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और डिस्चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सो डिस्चार्ज इज बेसिकली द वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहां से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं? यानी डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A2V2 चूंकि Q इज इक्वल टू आपका क्या है? A इंटू V है। सो A1V1 को आप क्या लिख सकते हैं? Q1 इज इक्वल टू Q2। तो लिक्विड के लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर लिक्विड है तो वहां पर A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। A इंटू V को हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज इज बेसिकली द वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये था माय डियर लिक्विड का केस। बट केस 2, गैस के केस में अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, केस 2, फॉर गैस, मान लीजिए कि आपका ये पाइप है और इस पाइप में गैस का फ्लो हो रहा है। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। तो माय डियर फ्रेंड, गैस क्या है? गैस है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड। गैस कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। और गैस के केस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, कंप्रेसिबल है, कंप्रेस होगा। तो डेंसिटी कांस्टेंट कहां से होगा? दैट मींस ρ1 और ρ2 दोनों सेम नहीं होगा। तो यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन जब आप यूज करेंगे तो सेक्शन 1 से मास फ्लो रेट कितना होगा? ρ1 A1 V1। सेक्शन 2 से मास फ्लो रेट कितना होगा? ρ2 A2 V2। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? आप सिंपली लिखेंगे ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ठीक है, यहां पर ρ1 ρ2 कैंसल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि ρ1 और ρ2 आपस में बराबर नहीं है। सो ρ AB इज इक्वल टू कांस्टेंट।
यानी गैस के केस में आप यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। गैस के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए आप यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कैंसल आउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर लिक्विड रहेगा तो लिक्विड के केस में आप A इंटू भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट उसका यूज कर लेंगे, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन विल बी सेम, किसी भी सेक्शन से डिस्चार्ज सेम पास करेगा, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये था माय डियर कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमने 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 1 डायमेंशनल सभी टाइप्स का कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देख लिया है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, क्योंकि यहां से आपका थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।